हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे और जो है अपनी PT1 की तैयारी बड़े जोर शोर से कर रहे होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 7th का एक PT1 का पेपर सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट रहेगा सोशल साइंस। टाइम दिया गया 1 आवर 30 मिनट्स, मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 40। कुछ यहाँ पर इंस्ट्रक्शन भी दी गई हैं और इंस्ट्रक्शन में क्या लिखा है कि दिस पेपर कंटेन्स 5 सेक्शन। इस पेपर में टोटल 5 सेक्शन है, ABCDE। सेक्शन ए में MCQ है, बी में वेरी शॉर्ट आंसर बेस्ड क्वेश्चन है, सी जो सेक्शन है उसमें शॉर्ट आंसर बेस्ड क्वेश्चन लिखने हैं, सेक्शन डी में हमें लॉन्ग आंसर लिखने हैं। और फिर है ई सेक्शन बच्चों जो है केस स्टडी बेस्ड है। चलिए सॉल्व करते हैं क्या क्या दिया गया है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी और जो है इसके बाद हम चलते हैं MCQ पर। 7 क्वेश्चन हैं, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, अमंग दीज लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड इज। हमने क्या करना है, जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से हमने लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड बताना है। देखो बच्चों, जैसे हमारी जो अर्थ है वो लगभग लगभग एक बॉल के शेप की है और इसके बीच से जा रखी है बिल्कुल 0 डिग्री लैटिट्यूड, जिसे हम इक्वेटर भी कहते हैं। ठीक है, ऊपर है कैंसर और नीचे है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो जो सबसे बड़ी और जो लंबी जो है जो लैटिट्यूड रहेगी बच्चों, वो रहेगी 0 डिग्री इक्वेटर। क्योंकि जैसे जैसे पोल से हम बिल्कुल बीच में आएंगे तो जो लैटिट्यूड है पोल पे तो बिल्कुल 0 भी हो जाएगी एक जगह पर, लेकिन जो बीच में अर्थ हमारी क्या है, थोड़ी सी फैली हुई सी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो लैटिट्यूड होगी वो सबसे लॉन्गेस्ट रहेगी। इसका आंसर हो जाएगा इक्वेटर। ठीक है, पहले का आंसर होगा इक्वेटर, बी ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया है कि इफ अ चाइल्ड इज वर्किंग इन अ फैक्ट्री। एक बच्चा है जो कि फैक्ट्री में काम कर रहा है। हमें पता है कि हमारे आर्टिकल जो है उनमें आर्टिकल 23 एंड 24 जो है वो बच्चों हमें बताता है कि यदि किसी का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, शोषण हो रहा है ना, तो उसके विरुद्ध हम आवाज उठा सकते हैं। ये हमारा राइट है, क्योंकि लगभग लगभग 18 ईयर्स से जो छोटी एज के बच्चे हैं, यदि वो किसी फैक्ट्री में या कहीं और होटल्स पर कहीं और भी काम करता है तो वो शो करता है कि उसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ एक्सप्लोरेशन लिखा है, गलत है बच्चों, एक्सप्लोटेशन आएगा यहाँ पर, एक्सप्लोटेशन। ठीक है, तो आर्टिकल 23 और 24 ये बताता है हमें कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे यदि कहीं काम करते हैं तो वो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन माना जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, सी हो जाएगा। क्वेश्चन 3, मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ विलेज। अब देखो ये पंचायती राज में आता है बच्चों, है ना, पंचायती राज सिस्टम में। उसमें क्या होता है कि विलेज के जो रोड है उनके डेवलपमेंट और मेंटेनेंस का जो खर्च होगा वो किस गवर्नमेंट के अंडर कवर किया जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, इन दोनों में से कोई नहीं होगा, बल्कि लोकल गवर्नमेंट ही उसको बियर करेगी। ठीक है, जो भी मेंटेनेंस और डेवलपमेंट के लिए पैसा जो है वो या खर्च जो एक्सपेंस करना पड़ेगा वो लोकल गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, विच वन इज नॉट द सोर्स ऑफ हिस्ट्री। देखो क्वेश्चन ये था हमारी बुक में कि यदि आपको हिस्ट्री के बारे में जानना है, किसी भी कंट्री की हिस्ट्री के बारे में जानना है, तो हिस्ट्री जानने के लिए कुछ सोर्स होते हैं, जिनमें सबसे पहला होता है मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट जो होते हैं बच्चों वो उसको बोलते हैं पांडुलिपि। ठीक है, लिपि कह लीजिए, सिर्फ लिपि। लिपि आप जो है को पढ़ेंगे। ठीक, या फिर इंस्क्रिप्शन, कॉइन्स एंड मेटल। मेटल नहीं होगा इसका आंसर। ठीक है, कॉइन्स, और किसी भी हिस्ट्री को पढ़ना है तो किसी भी कंट्री की हिस्ट्री को पढ़ना है तो उसका सोर्स होगा मैन्युस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन भी होगा और कॉइन्स भी होंगे। मेटल इज नॉट द सोर्स ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, आगे हिमाद्री इज अ पार्ट ऑफ। देखो
फर्स्ट ऑफ ऑल हमने समझना है हिमालय को। हिमालय बच्चों जैसे आप देखेंगे, हम थोड़ा सा रफली सा मैप बना लेते हैं। अब बच्चों मैप मेरा ऐसे ही बनेगा, तो आप मजाक मत बनाना कि भाई सर ने किस तरीके का मैप बनाया, ठीक है। यहाँ से हम जो है इसको ऐसे करके ऐसे लेंगे, तो इस तरीके से हम बनाएंगे। जो मैप में सबसे ऊपर जो होता है बच्चों, वो होता है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय, ठीक है, ट्रांस ट्रांस हिमालय। इसके बाद होता है ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय में जैसे जो जितनी भी बड़ी बड़ी जो माउंटेन पीक हैं वो सारी पाई जाती है। ट्रांस हिमालय बच्चों तिब्बतन रीजन में पाया जाता है, ठीक है, तिब्बत रीजन में। और जितना भी एरिया है वो ट्रांस हिमालय। ग्रेटर हिमालय में जितने भी आपके जो ग्लेशियर पाए जाते हैं, या फिर कहें कि बड़े जो पीक पाई जाती हैं, वो सारी हैं हमारी ग्रेटर हिमालय में। इसके बाद ये एक बेल्ट है, इसके बाद आएगी फिर हमारी मिडल हिमालय। मिडल हिमालय, इसमें आपको मिलेंगी दून और वैलीज, ठीक है। इसके बाद बच्चों नीचे पाएगा शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय जिसको हम लोअर हिमालय भी कहते हैं, ठीक है, शिवालिक हिमालय। तो हिमाद्री जो पाई जाएगा, हिमाद्री इज अ पार्ट ऑफ ग्रेटर हिमालय, ठीक है। यहाँ हम समझेंगे इसको। ग्रेटर हिमालय, हिमाद्री, हिमाद्री मतलब होता है कि जहां पर बड़े बड़े ग्लेशियर पाए जाते हैं, बड़े बड़े पीक पाई जाती है, माउंटेन पीक पाई जाती है, तो वो रीजन है हमारा ग्रेटर हिमालय, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ यू वांट टू रीच पाटलिपुत्र, आपको यदि पाटलिपुत्र जाना है तो पाटलिपुत्र जाना है तो आपको कौन से किंगडम से होकर जाना पड़ेगा। देखो पाटलिपुत्र जो जगह है बच्चों वो है बिहार में, ठीक है, बिहार में है। अब ऑप्शन दिए गए वज्जी, कौशाम्बी, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र तो है बच्चों हरियाणा में। तो बिहार जाने के लिए हमें हरियाणा से नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि पाटलिपुत्र के पास ही एक जो है किंगडम है मगधा, ठीक है, मगधा है, जिसको हम मगध भी बोलते हैं। तो हमें मगध से होकर जो है पाटलिपुत्र जाना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा 6th क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ वी हैड if the head of the country is chosen by the peoples of that country, क्या कहलाएगी वो। यदि किसी कंट्री के जो हेड है वो लोगों के द्वारा चूज किया जाता है तो उसको कहेंगे डेमोक्रेसी। आंसर हो जाएगा फर्स्ट। व्हाट इट। तो ये थे बच्चों हमारे 7th क्वेश्चन। आई होप कि आप समझ गए होंगे हर एक क्वेश्चन का आंसर। अब बारी है वेरी शॉर्ट आंसर बेस्ड क्वेश्चन की, 5 नंबर के हैं। लिखा है इफ अ स्मॉल लैंड मास इज सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज। जैसे हम बात करें एक ये हिस्सा है, इसके चारों तरफ पानी है, इधर भी पानी, इधर भी पानी, इधर भी, चारों तरफ पानी है। तो ये जो बीच वाला हिस्सा है इसको क्या कहेंगे। तो हमने ये पढ़ा है बच्चों हमारे फर्स्ट चैप्टर में, यदि कोई लैंड मास है जो चारों तरफ से वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है तो उस फिजिकल फीचर को कहेंगे आइलैंड। क्या कहेंगे, आइलैंड। जैसे हमारे जो है अंडमान एंड निकोबार जो आइलैंड है ना, ऐसे लक्षद्वीप आइलैंड, ये हो गए। द मॉडर्न स्टेट ऑफ महाजनपद लिक्ष्वी इज। लिक्ष्वी जो है महाजनपद जो है मॉडर्न डे में किस नाम से जाना जाता है। तो उस जगह का नाम है बच्चों वैशाली। वैशाली इन बिहार। ये सारे बच्चों 3-4 जो बहुत बड़े बड़े जो महाजनपद थे, जिनमें मगध सबसे बड़ा रहा है ना, मगध रहा है, पाटलिपुत्र रहा है और वैशाली रहा है। ये तीनों और एक दो की और बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट महाजनपद है, ये सब बिहार में पाए जाते हैं, ठीक है। जो लिक्ष्वी जो है उसको अब वर्तमान में वैशाली कहते हैं। अब है क्वेश्चन डन। इफ योर क्लास इज अ कंट्री, मान के चलते कि आपकी क्लास एक कंट्री है और उस कंट्री की सारी पावर मॉनिटर में है, ठीक है, देन व्हाट टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन योर क्लास। यहां पूछा है कि यदि आपकी क्लास की जो सारी पावर है वो मॉनिटर के हाथ में है तो वो मॉनिटर जो है किस प्रकार की गवर्नमेंट का एग्जाम्पल हो जाएगा। दैट विल बी होगा बच्चों, आपने एक वर्ड सुना होगा डिक्टेटरशिप। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है नॉर्थ कोरिया, है ना।
नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया में क्या है कि जितनी भी पावर है वो सारी एक ही व्यक्ति के पास है, ठीक। तो वहां जो है नॉर्थ कोरिया में सारी शक्तियों का जो वहन है, मतलब सारी रेगुलेशन, रूल रेगुलेशन करनी है, वो नॉर्थ कोरिया का जो सी जिनपिंग नहीं, किम जोंग उन कुछ ऐसा ही नाम है, तो उसके हाथ में। तो ऐसी सरकार जिसमें सारी पावर एक ही व्यक्ति के हाथ में होती है तो उसे कहते हैं डिक्टेटरशिप। ट्विंस ऑफ अर्थ कहते हैं बच्चों वीनस को। चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्ट कमेटी, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसकी जो ड्राफ्ट कमेटी थी उसका जो चेयरमैन थे बच्चों वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो ये थे बच्चों हमारे 5 क्वेश्चन। आई होप आप सभी का आंसर समझ गए होंगे। फटाफट एक बार फिर से देख लेते हैं। 8th का आंसर होगा आइलैंड, 9th का आंसर होगा वैशाली इन बिहार। यदि आपकी क्लास का मॉनिटर ही सारी शक्तियों को जो है हैंडल करता है, उसी के पास सारी पावर है क्लास की, तो वो एक डिक्टेटरशिप टाइप की गवर्नमेंट कहलाएगी। ट्विंस ऑफ अर्थ कहते हैं वीनस को, और जो है चेयरमैन जो थे ड्राफ्ट कमेटी के वो थे भीमराव अम्बेडकर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट एटलीस्ट 2 डिफरेंस बिटवीन अपर हाउस एंड लोअर हाउस। देखो बच्चों अब थोड़ी सी हमें जगह यहाँ पर बनानी पड़ेगी क्योंकि इन दोनों का आंसर हमने लिखना है। तो हमें पता है कि जो लोअर हाउस और अपर हाउस है वो संसद के पार्ट है, ठीक है, संसद के पार्ट है। तो दोनों में अपनी अपनी कुछ जो है खासियत है और जो है कुछ डिफरेंस है, उन्हीं को हमने लिखना है। देखो अपर हाउस को हम जो है लोअर हाउस को, पहले लोअर हाउस लिखते हैं, लोकसभा कहते हैं, लोकसभा। अपर हाउस को हम कहते हैं राज्यसभा। क्या कहते हैं? राज्यसभा। लोकसभा क्या है? लोकसभा में जो है जो लोग आते हैं वो आते हैं, लोग डायरेक्ट चुनते हैं, है ना। इट रिप्रेजेंट द, लोकसभा के जो मेंबर होते हैं वो क्या करते हैं? इट रिप्रेजेंट द पीपल, पीपल ऑफ इंडिया। ये डायरेक्ट जो है लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं डायरेक्टली, है ना, इन गवर्नमेंट। अब मेंबर जो चुन के आते हैं, मेंबर जो है चुने जाते हैं वो इलेक्शन के थ्रू चुने जाते हैं। मेंबर आर डायरेक्टली इलेक्टेड डायरेक्टली थ्रू इलेक्शन। जैसा आप जानते ही हैं कि अभी भी जैसे हमारे यहाँ इलेक्शन हुए थे, है ना, तो वो राज्यसभा के मतलब स्टेट गवर्नमेंट के थे। जब हम बात करते हैं हमारे जो नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल की जगह पर नेशनल लेवल पर, तो वो इलेक्शन में जो भी पार्टी से, नेशनल लेवल की पार्टी से मेंबर आता है सेलेक्ट होके, जैसे अभी हमारे मोदी जी हैं, ठीक है, वो लोकसभा के जो है मेंबर हैं और जो है कैबिनेट के सबसे जो वरिष्ठ सीनियर पर्सन हैं, ठीक है। तो वो किन्होंने चुना था? वो उनको चुना था देश की जनता ने थ्रू इलेक्शन। राज्यसभा में ऐसा नहीं होता है। राज्यसभा में क्या होता है कि राज्यसभा रिप्रेजेंट करती है किसको? इट रिप्रेजेंट द स्टेट एंड यूटीज, ठीक है, यूटीज को रिप्रेजेंट करती है। और मेंबर जो है, मेंबर्स आर नॉट members are not elected directly by the people। राज्यसभा में क्या होता है कि राज्यसभा में जो मेंबर जाते हैं वो जो है डायरेक्ट चुन के नहीं जाते, बल्कि क्या होता है कि इनको स्टेट के जो एमएलए होते हैं, स्टेट एमएलए वो सेलेक्ट करके भेजते हैं। राज्यसभा में जो टेन्योर होता है वो होता है 6 इयर्स, ठीक है। और राज्यसभा परमानेंट हाउस है। लोकसभा इज नॉट अ परमानेंट हाउस। यहाँ जो टेन्योर होता है वो 5 इयर्स का होता है, ठीक है।
राज्यसभा का होता है 6 years, ठीक है। बट इसमें क्या होता है, एवरी ईयर, है ना, एवरी ईयर कुछ जो सदस्य हैं इसके वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना एवरी 2 year पे। चलिए आगे देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। इसके लिए हम बस सीधा सा एक मैप बना लेते हैं अर्थ का, तब हम अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे हम एक रफली मैप बना लेते हैं, ये इस तरीके से। अब ये है हमारे नॉर्थ पोल, ये है हमारा साउथ पोल। लैटिट्यूड होती है बच्चों ये वाली, जो कि हमारी बात करें लैटिट्यूड की, तो ये होती है पैरेलल लाइनें, इस तरीके से पैरेलल लाइन होती है ना। ये होती है ईस्ट से वेस्ट, इस तरीके से। इसको तो मैं बच्चों ग्राफ से ही समझा दूंगा, आप लोग लिखना आंसर खुद से। जो लैटिट्यूड होती है वो जो है हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ईस्ट से वेस्ट पैरेलल टू इक्वेटर। ये है हमारी इक्वेटर, है ना। इसको हम 0 डिग्री लैटिट्यूड भी बोलते हैं, इसको हम इक्वेटर भी कहते हैं, ठीक। तो पैरेलल लाइनें होती हैं, ऐसे करते जाएंगे ऊपर तक मिल जाएगा। और इक्वेटर पर जो है लैटिट्यूड की सबसे ज्यादा लेंथ होती है, ठीक है ना। क्योंकि इसकी जो लेंथ है ना बच्चों, एट पोल जो है बिल्कुल 0 होती है, लेकिन जैसे ही इक्वेटर पर आएंगे तो लैटिट्यूड की लेंथ सबसे बड़ी होगी। अब बात करते हैं लॉन्गिट्यूड की। लॉन्गिट्यूड क्या होता है, नॉर्थ से साउथ मिलती है ऐसे, इस तरीके से। तो हम लिखेंगे कि भाई ये वर्टिकली लाइन है जो रन करती है नॉर्थ से साउथ की तरफ, ऐसे। और इनकी तो लेंथ लगभग लगभग सभी की सेम होती है ना। ये क्या होता है, नॉर्थ पोल पर जाकर साउथ पोल पर जो है मिल जाती है, वर्टिकली लाइन होती है, ठीक। एक बात तो ये हो गई। हम सारी अर्थ में इनको जो है इस तरीके से ड्रॉ करेंगे ऐसे। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इसकी ऑल लाइंस जो है इक्वल होती हैं इन लेंथ, ठीक है। बट जो लैटिट्यूड होती है इनकी लेंथ वेरी करती है, क्योंकि सबसे ज्यादा लंबी जो लैटिट्यूड होती है वो इक्वेटर होती है, सबसे छोटी जो होती है वो पोल्स पर होती है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर, जिसकी जो लेंथ होती है वो 0 डिग्री हो जाती है, ठीक है। तो ये हम इस मैप के थ्रू समझ गए। अब है क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट वर द क्राइटेरिया ऑफ अर्ली वर्ण जाति सिस्टम, कि जो है आफ्टर इंडस वैली सिविलाइजेशन जो अर्ली वर्ण जाति सिस्टम थी, जिसमें हम वैदिक एरा की बात करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या था, वर्ण जाति सिस्टम का क्राइटेरिया क्या था, ये बताना है। अब बच्चों क्राइटेरिया जो था इसमें हम लिखेंगे कि भाई क्राइटेरिया जो था उसका ये था कि भाई बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन था क्राइटेरिया, है ना। तो हम इसका आंसर लिखेंगे 15th का कि बेस्ड ऑन द अर्ली वर्ण जाति सिस्टम, वर्ण जाति सिस्टम society was organized, सोसाइटी को ऑर्गेनाइज किया गया था प्राइमरली अराउंड ऑक्यूपेशन, इसके अलावा बात की ऑक्यूपेशन एबिलिटी, है ना, ऑक्यूपेशन एबिलिटीज एंड इवॉल्विंग कम्युनिटी रूल्स, कम्युनिटी के रूल्स और जो है उनके ऑक्यूपेशन एबिलिटीज के आधार पर वर्ण जाति सिस्टम में जो है सोसाइटी को डिवाइड किया गया था। बेसिकली जो है बच्चों 4 वर्णों में सोसाइटी डिवाइड थी, है ना। सोसाइटी वाज डिवाइडेड इन 4 वर्णास। कौन कौन से थे, फर्स्ट वन इज ब्राह्मण, है ना, ब्राह्मण,
दूसरे थे क्षत्रिय, थर्ड ब्राह्मण, जो माना जाता है कि जो अपना पूजा पाठ करते थे, वेद ग्रंथों का पठन पाठन करते थे, ठीक है। वो क्षत्रिय जो थे, जो शूरवीर लोग थे, जो कि एक सोसाइटी में अपने लोगों को बचाने के लिए दूसरी सोसाइटी के लोगों से फाइट करते थे, उनको क्षत्रिय बोलते थे। वैश्य होते थे कि जो लोग अपना खुद का बिजनेस करते थे, उनको वैश्य बोलते थे, ठीक है। और फिर आते थे अंतिम शूद्र, जो लेबर क्लास थे, है ना। शूद्र में लेबर क्लास जो लोग थे, जो कि वैश्य क्षत्रिय और ब्राह्मण की हेल्प करते थे, वो थे शूद्र। तो इस तरीके से ये हम कहेंगे कि भाई ऑक्यूपेशन के आधार पर सोसाइटी को डिवाइड किया गया था इन अर्ली, बात करें अर्ली एज में, है ना। चलिए सेकंड सिविलाइजेशन के टाइम की बातें, ठीक, जो हमारा चैप्टर भी है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? हिमालयाज कॉल्ड द वाटर टावर ऑफ एशिया, व्हाई? देखो, हिमालय को वाटर टावर इसलिए कहा जाता है बच्चों, क्योंकि हिमालय जो है बहुत सारी नदियों का घर है। डू यू नो कि हिमालय से बहुत सारी नदियां निकलती हैं और यहाँ पर ग्लेशियर पाए जाते हैं, आइस कवर्ड पीक पाई जाती हैं। दैट इज वाई हिमालय को जो है वाटर टावर कहा जाता है। तो हम लिखेंगे इसके लिए आंसर कि हिमालय Himalayas are called water tower of Asia because क्या था कि दे एक्ट, ये जो हिमालयाज है ये एक्ट करते हैं एज ए मैसिव और नेचुरल स्टोरेज सिस्टम फॉर फ्रेश वाटर। यदि फ्रेश वाटर का सबसे बड़ा स्टोरेज सिस्टम कोई है तो वो है हिमालय। और क्या है कि दे आर, हिमालय जो है क्या है, दे आर क्या है, द सोर्स ऑफ मेजर रिवर्स लाइक गंगा, यमुना, इंडस। तो जो हिमालय है वो बड़ी बड़ी जितनी भी नदियां हैं हमारे देश की, गंगा, यमुना, इंडस, ब्रह्मपुत्र, इनका भी सोर्स है, ठीक है। और ये नदियां क्या करती हैं, यही नदियां सारा साल भर फ्लो करती हैं। दीज रिवर्स फ्लो years year around and सप्लाई करती हैं क्या, वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड इरिगेशन। ये जो मेजर नदियां यहां से निकलती हैं, ये क्या करती हैं, ये जो है हमारे लिए ड्रिंकिंग के लिए, इरिगेशन के लिए और रेस्ट ऑफ द वर्क जितने भी हैं, ये हमारे लिए प्रोवाइड कराता है पानी हिमालय। और ये मेजर रिवर का घर भी है, ठीक है। दैट इज वाई हिमालय को हम कहते हैं वाटर टावर ऑफ एशिया। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। 17 क्या है? राइट एटलीस्ट एनी 5 की फीचर ऑफ इंडिया, ये है 17th क्वेश्चन। 18th है मोस्ट ऑफ द डेंस पॉपुलेशन लिव इन द नॉर्थ प्लेन ऑफ इंडिया, व्हाई? इन सभी क्वेश्चनों को बच्चों हम एक ही साथ कर लेंगे। एक बार पहले हम केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर बाद में इन दोनों के लिए जगह बचेगी, उनको हम लास्ट में सॉल्व करेंगे। ये 16th 17th और 18th क्वेश्चन। 18th का और में भी दिया गया, राइट एटलीस्ट 5 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेनिनसुलर प्लेटो ऑफ इंडिया। जो पेनिनसुलर प्लेटो है इंडिया का, उसकी आप 5 कैरेक्टरिस्टिक बताएं। या तो आप ये कीजिए या फिर ऊपर वाला करना, दोनों में से हम एक करेंगे, फर्स्ट वाला।
हम करेंगे लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में, ठीक है। पहले हम एक बार सीसीटी बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखते हैं कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में क्या लिखा है। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। रोमा एंड रोमानी पीपल वर ओरिजिनली नोमैड्स। नोमैड्स होते हैं बच्चों जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, ठीक है। घुमक्कड़ टाइप के लोग थे पहले, है ना। वो क्या करते थे, कभी एक जगह से लेकर दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह, ऐसे ही घूमते रहते थे। Nomads थे। Based on their linguistic and cultural characteristics, scholars have determines that they originated in India. लोगों का मानना, स्कॉलर्स का मानना है, उनकी लिंग्विस्टिक और कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक के बेस पर लोगों का मानना है जो रोमानी पीपल थे वो इंडिया से ओरिजिनेट हुए थे। दे फर्स्ट सेटल्ड इन पार्ट ऑफ ईस्टर्न यूरोप बट हैव नाउ माइग्रेटेड टू सेवरल कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड। अब स्कॉलर्स का मानना है कि ओरिजिनेटेड तो थे इंडिया से, लेकिन उनकी फर्स्ट जो सेटलमेंट हुई थी, रहने लगे थे, वो हुए थे ईस्टर्न यूरोप में। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे वे वर्ल्ड के बाकी हिस्सों में भी फैल गए, माइग्रेट हो गए, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है पैसेज है। क्वेश्चन नंबर दिया गया है, रोम पीपल फर्स्ट सेटल्ड आफ्टर लिविंग इंडिया इन विच एरिया ऑफ द वर्ल्ड। इन विच एरिया ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर इंडिया, कहाँ रहने लगे थे, तो यहां दिया गया है आंसर, दे settled in part of ईस्टर्न यूरोप। तो इसका आंसर होगा ये कि रोम पीपल जो है वो इंडिया से ओरिजिनेट हुए थे। आफ्टर दैट वे सबसे पहले ईस्टर्न यूरोप में सेटल हुए थे। सेकंड क्वेश्चन है, राइट द एविडेंस सजेस्ट दैट द रोम ओरिजिनेटेड इन इंडिया। और इस क्वेश्चन के लिए जो हमें एविडेंस लिखने हैं, ऊपर दिया गया है क्वेश्चन में कि लिंग्विस्टिक है और कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक के बेस पर ही जो स्कॉलर है वो ये बता पाए थे कि जो रोम पीपल थे वो ओरिजिनेटेड थे इन इंडिया। तो हम इसके आंसर में लिखेंगे लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल एविडेंस, है ना। कल्चरल एविडेंस और लिंग्विस्टिक जो एविडेंस है वही हमें बताते हैं कि रोम पीपल जो थे वो इंडिया से ओरिजिनेट हुए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्या है, असर्शन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन 10 और 11 है, और जो है चलो देखते हैं क्या कुछ इसमें दिया गया है। असर्शन है ए एंड अदर लेबल्ड रीजन जो है आर, ये दिए गए हैं। हमें पता है बच्चों असर्शन बेस्ड क्वेश्चन के लिए ए होता है और रीजन के लिए आर होता है। अब यहाँ पर सेलेक्ट द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चंस फ्रॉम द कोड्स ए 1 2 3 4, ठीक है। वन क्या कहता है, वन कहता है कि वन क्या कहता है कि बोथ ए और आर आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ये आप पढ़ लेंगे बच्चों। सीधा हम क्वेश्चन की बात करते हैं। 10th क्वेश्चन असर्शन है, द थार डेजर्ट इज sparsely populated region, it receive very low rainfall and has no vegetation। तो हमने दोनों स्टेटमेंट पढ़ लिए। असर्शन में लिखा है कि जो थार डेजर्ट है वो स्पार्सली का मतलब होता है बच्चों बहुत कम, बहुत कम जो है पॉपुलेटेड है, बहुत कम जनसंख्या है थार रीजन में। बिल्कुल सही बात है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, लो रेनफॉल है और लिमिटेशन जो है वेजिटेशन की जो है क्वांटिटी बहुत कम होती है। लिमिटेड वेजिटेशन है और लो रेनफॉल की वजह से यहाँ पर थार रीजन में बहुत कम लोग रहते हैं, चारों तरफ रेत ही रेत है ना। तो एसर्शन भी ठीक है और इसका रीजन भी ठीक है। तो हम यहाँ कहेंगे कि ए और आर बोथ आर करेक्ट, आर इज द करेक्ट जो है एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन एंशिएंट इंडिया पीपल वर नॉट अलाउड टू चेंज देयर ऑक्यूपेशन। बिल्कुल सही बात है, ये तो बात ठीक है। जो एंशिएंट इंडिया है उसमें क्या था कि लोगों को अपना ऑक्यूपेशन चेंज करने की कोई अनुमति नहीं थी। द वर्ल्ड सिस्टम वाज नॉट रिजिड फ्रॉम द बिगिनिंग, ड्यूरिंग क्लैमिटीज द पीपल चेंज देयर ऑक्यूपेशन। देखो यहाँ बात की गई है कि क्या लोग अपना ऑक्यूपेशन काम धंधा बदल सकते थे, ठीक है। तो पहली दोनों बातें अपने अपनी जगह ठीक है, लेकिन क्या था कि नॉट रिजिड नहीं, रिजिड थी, ठीक है। वर्ल्ड सिस्टम वाज रिजिड फ्रॉम द बिगिनिंग, ये आएगा, ठीक है, नोट नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक। तो हम कहेंगे कि जो है बोथ आर ट्रू है, ये तो बात ठीक है, क्योंकि ये जो बात कही गई है क्लैमिटीज की वजह से लोगों ने कुछ लोगों ने अपना जो है
ऑक्यूपेशन बदला भी, लेकिन यहाँ ये कहा है कि फ्रॉम द बिगिनिंग रिजिड नहीं थी, नहीं, इन द बिगिनिंग तो बहुत रिजिड थी, ठीक है। इन एंशियंट इंडिया बच्चों पीपल आर नॉट अलाउड टू चेंज देयर ऑक्यूपेशन, रीजन था क्योंकि क्या था कि वैदिक पीरियड जब हुआ शुरू तो उस समय पर कास्ट सिस्टम जो था वो बहुत रिजिड हो गया था, उसमें 4 ही वर्ण में लोग रहते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। लेकिन जो है वर्ण सिस्टम रिजिड था, ये यहाँ पर हम कहेंगे ए और आर ट्रू है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। व्हाट इट अब है मैप बेस्ड वर्क। मैप बेस्ड वर्क में क्या है, लोकेट द फॉलोइंग प्लेसेस ऑन द पॉलिटिकल मैप। केरला, केरला बच्चों हमारा जो बात करेंगे इस तरीके से, जो हमारा मैप है तो इसमें ये जो रीजन है यहाँ पर, यहाँ है केरला, इस साइड की बात करें तो इधर है तमिलनाडु। अब है मगध। मगध बच्चों बिहार में है। यदि हम इसको मैप को इस तरीके से बनाएं तो ऐसे लेके जाएं, इस तरीके से, तो मगध का जो एरिया है बच्चों यहाँ के आसपास पड़ेगा मगध, हम यहाँ पर नोट करके लिख सकते हैं मगधा। और कौशल, कौशल थोड़ा सा ऊपर है, कौशल जो है उत्तर प्रदेश के आसपास आप लिख सकते हैं कौशल। और पंजाब, पंजाब की यदि बात की जाए, पंजाब की यदि बात की जाए तो वो इधर है पंजाब, इस रीजन में पंजाब है। मैप मिलेगा, आप मैप में आप बता सकते हैं, ठीक है। तो ये चारों भी हो गए हैं। अब मैंने आपको बात कही थी कि जो 2 क्वेश्चन है 5 मार्क्स के, उनको सोल्व करते हैं क्योंकि वो लास्ट में करने थे हमने। 5 फीचर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करेंगे, और नॉर्थ इंडिया जो है वो डेंस पॉपुलेटेड क्यों हो गया, इनका रीजन हम फाइंड आउट करते हैं, क्या रीजन रहा था। चलिए आंसर अब हमें यहाँ पर बात करनी है कि 5 फीचर जो है डेमोक्रेसी के वो बताने। तो फर्स्ट होगा हमारा कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। जो डेमोक्रेसी होती है, डेमोक्रेसी में जो देश की जो जन पीपल है ना, देश के जो वासी हैं वो क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को थ्रू डायरेक्ट इलेक्शन वो जो है क्या करते हैं, चूज करते हैं थ्रू वोट। द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर रेस्ट एंटायरली विद लीडर्स हु आर चूजन बाय द सिटीजन ऑफ द कंट्री। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डेमोक्रेसी में क्या होता है बच्चों की, डेमोक्रेसी में लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनकर जो है पार्लियामेंट भेजते हैं, पहली बात। दूसरी बात, डेमोक्रेसी में क्या होता है, फेयर और फ्री इलेक्शन होता है। इलेक्शन आर हेल्ड रेगुलरली ऑफरिंग अ रियल चॉइस ऑफ वोटर। और हर एक वोटर को चॉइस होती है कि वो अपनी मन पसंद रिप्रेजेंटेटर को चुन सकता है, ठीक है। ये भी एक बहुत अच्छी खासियत है डेमोक्रेसी की। थर्ड है इक्वालिटी इन डेमोक्रेसी। इक्वालिटी इन डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि एवरी पर्सन हैज द राइट टू बी ट्रीटेड इक्वली। सभी के साथ समानता का व्यवहार करना है, बिहेव करना है। इट ऑल्सो मीन्स दैट एवरीवन शुड हैव equal access to the facility like education, health, and the everyone is equal before the law। और लॉ, कानून के सामने भी सब लोग जो है इक्वल, और सभी को समान अधिकार है, किस तरीके का, एजुकेशन का और हेल्थ का। नेक्स्ट क्या है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी ग्रांट्स एवरी सिटीजन द राइट टू वोट टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव, ये हमने बात कर ही ली है। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट। डेमोक्रेसी में क्या है कि यदि आपको लगता है कि मेरे फंडामेंटल राइट्स का जो है लोग जो है गलत तरीके से प्रयोग कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाकर आर्टिकल जो है 32 के तहत आप जो है बात रख सकते हैं, है ना। डेमोक्रेसी क्या करती है, गारंटी करती है बेसिक ह्यूमन राइट्स सच एज फ्रीडम ऑफ स्पीच, असेंबली एंड रिलीजन टू ऑल इट्स सिटीजन एंड प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज फ्रॉम द टायरेनी ऑफ द मेजोरिटी, ठीक है। तो ये सारे जो अधिकार हैं, फीचर, अधिकार नहीं कहेंगे, फीचर होते हैं डेमोक्रेसी के, ठीक है। तो इनकी हमने बात कर ली है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, कि मोस्ट ऑफ द डेंस पॉपुलेशन लिव इन नॉर्थ प्लेन ऑफ इंडिया। क्यों, क्योंकि रीजन है बच्चों इसका क्या है कि यहाँ जो है बहुत सारी नदियां जो है इस प्लेन एरिया में आती हैं, हिमालय से निकलकर ना।
Most of the dense population live in north plain of India because the plains are formed by rich alluvial soil brought down by the Ganga, Indus and Brahmaputra rivers, making the land exceptionally fertile for agriculture. यहाँ जो गैंगेटिक प्लेन्स है, ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स है, ये क्या है कि यहाँ पर नदियों के द्वारा एल्यूवियल सॉइल लाई जाती है, इस कारण ये जो प्लेन एरिया है ये बहुत ही फर्टाइल हो जाता है। और दूसरा रीजन है दीज रिवर फ्लो थ्रू द रीजन इंश्योर अ कंटिन्यू ईयर राउंड सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर फॉर डोमेस्टिक यूज एंड क्रॉप इरिगेशन। ये जो नदियां हैं जो यहाँ से आती हैं, ड्रेन होकर आगे जाती हैं, समुद्र में मिलती हैं, ये क्या है कि ये सारा साल भर पानी अवेलेबल कराती है फॉर इरिगेशन और डोमेस्टिक यूज। इसके अलावा क्या है, नॉर्थ प्लेन का जो क्लाइमेट है वो मॉडरेट है, सफिशिएंट रेनफॉल होती है ड्यूरिंग मॉनसून। इसी के कारण क्या होता है कि यहाँ पर इंटेंसिव और मल्टीपल क्रॉपिंग फार्मिंग भी होती है, और यही रीजन है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग जो है रहते हैं। ठीक है, डेंस पॉपुलेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। दीज आर द सम फीचर कैरेक्टरिस्टिक जिनकी वजह से नॉर्थ प्लेन में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन आप देख पाएंगे। बेसिकली इन गैंगेटिक प्लेन लाइक इन हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, इस पूरी बेल्ट में जो है ऑल ओवर द इंडिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है। तो ये था बच्चों हमारा क्लास 7 का पेपर PT1 का। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलेंगे हम नेक्स्ट पेपर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।